Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Muhammad Waqar Shuaib, your physics teacher. The chapter we are studying is chapter number 6, that is fluid dynamics. And the topic we are going to study is about terminal velocity and fluid flow. ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी लास्ट 2-3 ईयर से लॉन्ग में पूछी जा रही है, जबकि फ्लूइड फ्लो जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर ये दोनों टर्म्स हम क्लियर करेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है फ्लूइड के अंदर और फ्लूइड फ्लो कितनी टाइप्स का होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी टर्मिनल वेलोसिटी से। टर्मिनल वेलोसिटी का ना मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि अगर एक फ्लूइड जो है, एक फ्लूइड ड्रॉपलेट जो है, जब वो नीचे आता है तो उसके ऊपर एयर की ड्रैग फोर्स भी लगती है। वो जो एयर की ड्रैग फोर्स होती है वो उस ड्रॉपलेट को ऊपर उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका तो काम ड्रैग करना है, उसको अपोज करना है उसकी मोशन को। तो ड्रॉपलेट आ रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड, जबकि एयर ड्रैग जो है ना उसको रेजिस्ट कर रही है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो एयर ड्रैग फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो इक्वल हो जाएगी उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, वो उसके इक्वल हो जाएगी। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो उस ड्रॉपलेट पे लगने वाली जो नेट फोर्स है ना वो जीरो हो जाएगी। मैं नेट फोर्स का आपको कंसेप्ट देता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक ड्रॉपलेट है जिसका वेट जो है सपोज करते हैं 5 न्यूटन है। वो नीचे आ रहा है 5 न्यूटन से और जो एयर ड्रैग लग रही है वो 3 न्यूटन की लग रही है। तो जो एयर ड्रॉपलेट के ऊपर इस वक्त नेट लग रही होगी ना वो 2 न्यूटन होगी, जो कि 5 - 3 = 2 होगा। तो जो 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है वो उससे क्या होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती है, जब ड्रैग फोर्स, एयर ड्रैग फोर्स और उसका वेट दोनों इक्वल हो जाएं और उस ड्रॉपलेट के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाए। जब नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो ड्रॉपलेट जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा, याद रखिएगा एक टर्म बोली जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ड्रॉपलेट जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा उसको हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। ये कब अचीव होती है, जब ड्रैग फोर्स जो है वो उसके वेट के इक्वल हो जाती है, तो तब नेट फोर्स लगती है जीरो। और जब नेट फोर्स जीरो लगे तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा उसको हम नाम देंगे टर्मिनल वेलोसिटी का। इसकी डेफिनेशन के अंदर देख सकते हैं, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट, the net force acting on the droplet is zero, then the droplet will fall with constant speed called terminal speed. अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं तो स्टोक्स लॉ का सहारा लेंगे। स्टोक्स लॉ लास्ट लेक्चर में हमने किया था F = 6 पाई ईटा RV। अब क्योंकि ये टर्मिनल वेलोसिटी है तो VT आ जाएगा उसके साथ, और F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से mg में चेंज हो जाएगा। So by Stokes law mg = 6 pi eta r vt आ गया। अब अगर हम यहां से टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड करना चाहें तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी mg/6 pi eta r। वो जो 6 pi eta r vt के साथ था वो इधर आके डिवाइड हो गया। अब क्योंकि ड्रॉपलेट तो बहुत स्मॉल है, इसका मैस कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। अब अगर आप मैस कैलकुलेट करना चाहते हैं इस ड्रॉपलेट का तो आप क्या करें, ये फार्मूला यूज करें, मैस = डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं एक्चुअली वो तो स्फीयर है, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r³ के इक्वल होता है, ये कांस्टेंट है। जब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे मैस के अंदर तो हमारे पास मैस बन जाएगा डेंसिटी 4/3 पाई r³। और अगर हम इस मैस की कीमत इक्वेशन फर्स्ट में लगा दें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी रो 4/3 पाई r³ g/6 पाई ईटा r। इसमें अगर आप रेडियस की कटिंग करते हैं
पाई काट देते हैं और बाकियों को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा 2g r² रो ओवर 9 ईटा। तो इसके अंदर से आप टर्मिनल वेलोसिटी इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर रो उस डेंसिटी है, आर जो है वो ड्रॉपलेट का रेडियस है। इसको ड्रॉपलेट का रेडियस फाइंड करने के लिए भी इस रिलेशन को यूज किया जाता है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो हम यहाँ से आर भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो चैप्टर नंबर 12 में जो मिलिकन्स मेथड था वो भी यही था, जिसके अंदर हमने आर की वैल्यू फाइंड की थी। जी ओवर 9 ईटा आ जाएगा। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ड्रैग फोर्स जो है ना वो किस तरह एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है, उसको हम कहते हैं उसकी ड्रैग फोर्स। फ्लूइड फ्लो के अंदर याद रखिएगा फ्लूइड की दो टाइप्स हैं। ये जो आपको तीन बॉक्स नजर आ रहे हैं ये एक ही टाइप के तीन नाम है। लेमिनार फ्लो भी कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, स्टेडी फ्लो भी कहते हैं। ये तीन इसकी टाइप्स हैं। इसके अलावा इसको रेगुलर फ्लो भी कहते हैं। और जो दूसरी टाइप है इसकी, उसके भी ये तीन नाम है। उसको टर्बुलेंट फ्लो भी कहते हैं, इरेगुलर फ्लो भी कहते हैं और अनस्टेडी फ्लो भी कहते हैं उसको। तो ये एक्चुअली दो टाइप्स हैं और ये इन दो टाइप्स के ही नाम मैंने लिख दिए हैं। उसमें ये होता है कि अगर एग्जामिनर कोई आपको इनमें से कोई भी नाम यूज करे तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप के बारे में पूछ रहे हैं। लेमिनार, स्ट्रीमलाइन, स्टेडी, रेगुलर एक ही नाम है। टर्बुलेंट, इरेगुलर, अनस्टेडी ये एक ही नाम है। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो क्या होता है। स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो उस फ्लो को कहते हैं जिसमें हर पार्टिकल उस तरह से मूव करे जिस तरह से पहले वाले करके जा चुके हुए हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब अगर सहरा के अंदर से एक आदमी गुजरा और उसके पाँव के निशान के ऊपर दूसरा आदमी भी पाँव के निशान अपने लगाता है, तो इसका मतलब है वो एक लाइन बना के चलते होंगे। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में हर पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल की जगह के ऊपर ही जाता है। ऐसे फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन और लेमिनार फ्लो। डेफिनेशन देख लें, द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लेमिनार if every particle that passes a particular point moves exactly the same path as followed by particles which passed that points earlier। जो पहले गुजर जा चुके हुए हैं दूसरे आने वाले भी उन्हीं रास्तों से या उन्हीं पॉइंट से गुजरे। या आप देखें, आपको एक स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो की पिक्चर दिखाई जा रही है, एनिमेशन है जिसके अंदर जो फ्लो है ना वो आपको दिखाया जा रहा है लेमिनार फ्लो। स्मूथ फ्लो भी कहते हैं इसको, लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है जी टर्बुलेंट फ्लो। तो जो स्ट्रीम लाइन था वो तो हमें पहले से नाम से वाज़ेह हो गया कि वो एक रेगुलर फ्लो है। तो जो टर्बुलेंट फ्लो है वो इरेगुलर फ्लो है, जिसके अंदर हम उस फ्लो को स्टडी नहीं कर सकते, वो अनस्टेडी फ्लो होता है। उसको हम जो है ना वो किसी भी तरह से उसकी मोशन को देख नहीं सकते। इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। आप टर्बुलेंट फ्लो को भी देख सकते हैं। ये देखें, ये जो फ्लो है ये टर्बुलेंट फ्लो है, जिसमें कोई आइडिया नहीं हो रहा कि फ्लो किस तरह का जा रहा है। अगर हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के रास्ते में भी एक ऑब्जेक्ट रख दें और वो पानी उससे टकराने के बाद कभी ऊपर कभी नीचे से कभी दाएं बाएं से गुजरे, तो उसका फ्लो भी हम टर्बुलेंट फ्लो में डिस्कस करते हैं। करेक्टरिस्टिक अगर हम देखें एक आइडियल फ्लूइड की, तो उसकी तीन करेक्टरिस्टिक होती हैं। उनमें पहली करेक्टरिस्टिक ये है कि फ्लूइड जो है ना वो नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब उसकी विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। अब कोई भी ऐसा फ्लूइड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी जीरो। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, एक ऐसा फ्लो लेंगे जिसकी विस्कोसिटी कम से कम हो और वो इस कंडीशन को फुलफिल करे। और वैसे भी आइडियल फ्लूइड है तो कोई भी फ्लूइड इस कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको अप्रोच करना चाहते हैं तो विस्कोसिटी कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद है सेकंड, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल।
उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, कंप्रेस ना किया जा सके जैसे एयर को किया जाता है। और थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक है द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी, मींस स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो आइडियल फ्लूइड होगा और उसको हम डिस्कस कर सकेंगे। अगर वो टर्बुलेंट फ्लो हुआ तो हम उसको डिस्कस ही नहीं कर सकते, उसकी मोशन को स्टडी ही नहीं कर सकते। तो ये तीन करेक्टरिस्टिक होना लाजमी है एक आइडियल फ्लूइड की। ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने टर्मिनल वेलोसिटी लॉन्ग में की है, उसके बाद हमने फ्लूइड की टाइप शॉर्ट में की है, और लास्ट में हमने आइडियल फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक की है, ये भी शॉर्ट में था। जज़ाकल्लाह।